नमस्कार, सुख श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रितु। फ्रेंड्स, आज मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी 5वीं क्लास है और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेनली तो आंग्ल मराठा संघर्ष और आंग्ल सिख जो संघर्ष है उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जो अंग्रेजों के साथ जो युद्ध हुए हैं और जो संधियां हुई है, जैसे नेपाल के साथ, अफगान के साथ, वर्मा के साथ, उनकी भी हम एक एक कर चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम आज के अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं मेनली जो आंग्ल मराठा संघर्ष और आंग्ल सिख संघर्ष के, और इसके अतिरिक्त 2-3 जो छोटे छोटे पॉइंट होंगे उसे भी हम एक एक कर देख लेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं आंग्ल मराठा संघर्ष। अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 जो हैं आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं, जिसमें अंततः जीत किसकी हुई थी? अंततः अंग्रेजों की ही जीत हुई थी। तो एक एक कर अब हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं मराठा शक्ति का उदय कैसे होता है और उसके पश्चात उनके बीच जो युद्ध होते हैं उन सब की हम चर्चा करेंगे। तो बात हो रही है 1761 में, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जनवरी 1761 ईस्वी में। और इसमें जो मराठों के तरफ से थे वो सदाशिवराव भाऊ थे। कौन थे? सदाशिवराव भाऊ। तो इसमें जीत अंततः किसकी हुई थी? तो याद रखिएगा, इसमें जो जीत हुई थी अंततः अहमद शाह अब्दाली की। अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। तो होता क्या है, और एक बात और याद रखिएगा कि इसमें मराठों का साथ किसने दिया था? जो गार्दी वो थे, उनमें से था इब्राहिम खां गार्दी। उसने किसका साथ दिया था? मराठों का। और अहमद शाह अब्दाली की सेना का साथ दिया था एक तो अफगान रोहेलों ने, और इसके अतिरिक्त साथ दिया था अवध का जो नवाब था उस समय। अवध का नवाब जो था उसने, यानी कि सुजाउदौला था, उसने जो है अब्दाली का साथ दिया था। अंततः जीत अब्दाली की ही होती है। और इसके पश्चात जब मराठा बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं, तो उस पराजय के पश्चात क्या होता है कि माधवराव मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस करने की कोशिश करने लगता है, प्रयास में लगता है। और माधवराव जो है कब से कब तक रहता है? तो याद रखिएगा, ये 1761 से 72 तक, यानी 1772 तक गद्दी पर रहता है। तो 1772 में माधवराव की मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के पश्चात इसका जो छोटा भाई था, कौन था? नारायण राव, जो कि पेशवा बनता है। लेकिन जब नारायण राव पेशवा बनता है तो 1773 में इसका जो चाचा था रघुनाथ राव, कौन था? इसके चाचा थे रघुनाथ राव। क्या करते हैं? 1773 में विष देकर इसकी हत्या कर देते हैं। यानी किसकी हत्या, मृत्यु हो जाती है? नारायण राव जो पेशवा बना था माधवराव के बाद, उसकी हत्या कौन कर देता है? उसी का चाचा रघुनाथ राव। और क्यों करता है? पेशवा बनने के लालच में। देख सकते हैं कि राजपाट के लिए लोग कितने हद तक जा सकते हैं। अपना ही जो चाचा है वो उसे अपने, यहाँ तक कि तो आप देखते हैं कि प्राचीन समय में पिता तक को अजातशत्रु ने अपने पिता, गद्दी के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी। उसके बाद क्या होता है कि नारायण राव का जो पुत्र होता है, उसका पुत्र माधव नारायण, याद रखिएगा, कौन? माधव नारायण राव जो है पेशवा घोषित हो जाता है। लेकिन उसके बाद अब क्या करता है रघुनाथ राव? इस समय भी जब वो नहीं बन पाता है, उसका पुत्र बन जाता है, तो रघुनाथ राव पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों से मदद मांगता है। किससे? अंग्रेजों से मदद मांगता है। रघुनाथ राव पेशवा बनने की चाहत में अंग्रेजों से मदद मांगी और 1775 में अंग्रेजों से सूरत की संधि करता है। कौन सी संधि करता है? तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरत की संधि 1775 में। और इस संधि
संधि में क्या शर्तें रखी जाती हैं? तो शर्तें पहली जो होती है कि पेशवा पद के बदले उसे मुआवजा यानी कि नजराना देना पड़ेगा अंग्रेजों को, और इसके अतिरिक्त सालसेट, बसीन और थाने का जो है क्षेत्र अंग्रेजों को देना निश्चित हुआ कि ये जो है क्षेत्र अब इस पर अधिकार किसका हो जाएगा? अंग्रेजों का, अगर रघुनाथ राव जब पेशवा बनेगा। उसके बाद क्या होता, इसके अलावा क्या था, सूरत और भड़ौच का राजस्व यानी रेवेन्यू जो होगा ये भी अंग्रेजों को, ये क्षेत्र नहीं देना पड़ेगा पर लेकिन इस क्षेत्र से जो रेवेन्यू यानी राजस्व प्राप्त होता है वो किसे देना पड़ेगा? वो अंग्रेजों को देना पड़ेगा। तो सूरत की संधि, कहीं ना कहीं सूरत की ही संधि से जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो है नींव या आंग्ल मराठा युद्ध का नींव जो कहा जाए यहीं से शुरू होता है, सूरत की संधि से। नेक्स्ट देखते हैं, अब आया आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होने से पूर्व की कहानी को हमने समझा, कैसे पेशवा के पद के लिए रघुनाथ राव ने अपने जो है भतीजे की हत्या करता है, उसके पश्चात भी नहीं बन पाता तो अंग्रेजों की मदद लेता है और फिर सूरत की संधि करके वो उसके पश्चात अंग्रेजों को कुछ क्षेत्र और कुछ क्षेत्रों के राजस्व देकर पेशवा के लिए चुना जाता है। अब क्या होता है कि सूरत की संधि के तहत अंग्रेज सेना सूरत पहुंची, क्योंकि संधि तो यही हुआ था कि अब अधिकार किसका होगा उस क्षेत्र में, अंग्रेजों का। तो अब अंग्रेज सेना जो उस समय थी, तो याद रखिएगा उस समय जो अंग्रेज की सेना थी वो थी कर्नल किटिंग। कर्नल किटिंग सेना पहुंची और इसका विरोध किसने किया? मराठों ने इसका विरोध किया। जब सूरत की संधि के अंतर्गत अंग्रेज सूरत में पहुंचते हैं तो इसका विरोध मराठा करने लगते हैं। तो इस बात पर इन दोनों के बीच युद्ध होता है, क्योंकि संधि में तो आपने बोला था कि हम आ सकते हैं बट अब नहीं आने दे रहे हैं, तो इस बात पर बात बढ़ जाती है और दोनों के बीच युद्ध होता है। और युद्ध में हार किसकी होती है? तो याद रखिएगा मई 1775 में आरस के मैदान में जो युद्ध होता है, तो दोनों सेनाओं के मध्य जब युद्ध होता है तो हार किसकी होती है? मराठों की हार हो जाती है और अंग्रेज जीत जाते हैं इस युद्ध में। अब इसके बाद फिर जब अंग्रेज जीत जाते हैं तो फिर से जो है इनके बीच एक संधि होती है। वो कौन सी होती है? पुरंदर की संधि। किसकी संधि? पुरंदर की संधि, और वो होती है 1776 ईस्वी में। पुरंदर की संधि याद रखिएगा, जो पहली संधि हुई थी यानी कि जो सूरत की संधि हुई थी वो अंग्रेज के साथ हुई थी, लेकिन बंबई के अंग्रेजों के साथ, उस समय बंगाल के अंग्रेजों के साथ नहीं, यानी जो कलकत्ता के अंग्रेज थे उनके साथ संधि नहीं हुई थी, बल्कि बंबई के अंग्रेजों के साथ ये संधि हुई थी सूरत की। लेकिन जो दूसरी संधि हुई तो ये हुई संधि कलकत्ता के अंग्रेजों के साथ। क्यों? क्योंकि जब पहली संधि हुई थी तब कलकत्ता के अंग्रेजों ने इस बात का विरोध किया था, और इस बार किसने विरोध किया? तो इस बार विरोध किया बंबई के अंग्रेजों ने, जब संधि कलकत्ता के अंग्रेजों के मध्य हुई और पूना यानी मराठे की बात हो रही है, तो पूना के मध्य वो संधि हुई। अब बंबई कंपनी में क्या हुआ कि ये संधि तो हो गई, लेकिन कंपनी क्या बोला कि रघुनाथ का समर्थन भले ही अब किधर चला गया? कलकत्ता के अंग्रेजी सरकार की तरफ, लेकिन सालसेट और थाने पर हमारा ही प्रभुत्व, यानी कि बंबई की जो अंग्रेजी सरकार थी उन्हीं का अधिकार रहेगा, ना कि कलकत्ता वाले का हो जाएगा। भले ही रघुनाथ अब समर्थन किसको, रघुनाथ राव जो पेशवा था वो किसका समर्थन करने लगा था? कलकत्ता के अंग्रेजी सरकार की, पर इस क्षेत्र पर यानी कि सालसेट और थाने पर प्रभुत्व किसका रहा? बंबई का। फिर आगे 1769 में पश्चिमी घाट में स्थित तालगांव की लड़ाई में अंग्रेज पराजित हुए। अब क्या हुआ, जब जो पेशवा थे, पूना की संधि जब कलकत्ता के अंग्रेजों के साथ हो गई तो बंबई वाले विरोध किए, और इसी विरोध में आकर उन्होंने फिर से युद्ध शुरू कर दिया। और ये युद्ध कहाँ हुआ? पश्चिमी घाट में तालगांव में। कहाँ पर? तालगांव में। कब? 1779 में। लेकिन इसमें उल्टा हुआ, इसमें कौन हार गए? तो यहाँ पर मराठों की जीत हो जाती है और अंग्रेज जो है
बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। फिर जब ये पराजित होते हैं तो फिर से एक संधि करते हैं, बड़गांव की संधि, और ये इस बड़गांव की संधि को कहा जाता है एक अपमानजनक संधि, क्योंकि पहले ये सूरत की संधि करते हैं, फिर पुरंदर की संधि भी होती है, उसमें भी जो भले ही अंग्रेजी सरकार के साथ वो संधि होती है पर जीत तो कम से कम अंग्रेजों की हुई थी, लेकिन यहाँ अंग्रेज हार जाते हैं तो ये इसे अपनी अपमानजनक संधि मानते हैं, बड़गांव की संधि को। और इस समय जो था क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था, और हेस्टिंग्स इसे अपमानजनक मानकर इस संधि को नकार देता है। क्या करता है, वो बोलता है कि मैं इस संधि को नहीं मानता, क्योंकि इस संधि में देखिए बातें क्या हुई थी कि 1773 में बंबई सरकार द्वारा जितने भी मराठा के क्षेत्र जीते गए थे, विजित किए गए थे, वो मराठा को वापस करना था, मराठा क्षेत्र वापस करना था, और यही जो बात थी उन लोगों के लिए अपमानजनक थी, और इसीलिए हेस्टिंग्स ने इस अपमानजनक संधि को मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेज सरकार और पूना के बीच फिर से एक संधि होती है, सालाबाई की संधि। देखिए इस संधि को वो इनकार कर देते हैं, और फिर से अंग्रेज सरकार यानी कि बंबई अंग्रेज सरकार और पूना के मध्य सालाबाई की संधि होती है। और एक यहाँ याद रखिएगा, जब पिछली बार भी जब यहाँ यानी कि मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ, जब मराठा की हार हुई थी तो भले ही उसमें मराठा हारे थे पर पूना पर उन्हीं का अधिकार था, क्योंकि यहाँ देखिए कहीं भी मराठा नहीं लिखा है, हर जगह लिखा है पूना के साथ संधि हुई, तो पूना पर किसका अधिकार था, मराठा भले ही इस युद्ध में यानी कि आरस के मैदान में जो युद्ध हुआ था हार गए थे, पर पूना में अभी भी उन्हीं का अधिकार था, इसलिए हर जगह देखेंगे पूना के मध्य संधि लिखा हुआ है। तो फिर जब ये इस संधि को नहीं मानते अंग्रेज, तो फिर इनके बीच एक संधि होती है, वो होती है सालाबाई की संधि। कौन सी संधि, अंग्रेज बंबई अंग्रेज सरकार और पूना के मध्य एक संधि होती है, सालाबाई की संधि। सालाबाई की संधि में क्या होता है, ये संधि होती है 1782 में। कब की गई थी, तो 1782 में ये संधि की जाती है, और इस संधि में क्या क्या मुख्य बातें हैं या शर्तें रखी जाती हैं, तो वो देखिए, सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेजों के मध्य एक नई संधि प्रस्तावित की। इसमें कौन आया, सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेजों के मध्य एक संधि, और सिंधिया में कौन था, तो महादजी सिंधिया। कौन थे, महादजी जो सिंधिया थे, इन्हीं ने पेशवा और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थता की, और इन दोनों के बीच संधि के प्रस्ताव रखे गए, जिनमें क्या था, माधवराव, यहाँ गलत है, माधवराव की तो मृत्यु 1772 में ही हो गई थी, माधव नारायण राव, किसकी बात हो रही है, नारायण राव, जो कि किसका पुत्र था, जो माधवराव का भाई छोटा बना था नारायण राव, उसका पुत्र था माधव नारायण राव। तो माधव नारायण राव को पेशवा के तौर पर मान्यता दी जाए, और जो रघुनाथ राव था उसे पेंशन दिया जाए। अंग्रेजों की तरफ से जब ये संधि हुई तो इसमें हुआ कि माधव राव जो है उसे पेशवा के तौर पे मान्यता दिया जाए, और जो रघुनाथ राव है यानी इसका जो चाचा था, दादा लगेगा क्योंकि इसके पिता का चाचा था ये, तो इसके जो चचेरे दादा थे, इनको पेंशन पर, यानी जो अंग्रेजी सरकार है बंबई की, ये इन्हें पेंशन दे। तो अब क्या होता है, आगे देखते हैं। अंततः सालसेट और अल्फेंटा अंग्रेजों के पास रहने दिया जाता है, क्योंकि सालसेट जो पहले सूरत की संधि में जो सालसेट का क्षेत्र वगैरह अंग्रेजों को गया था, इस संधि में भी अंग्रेजों के पास रहा, लेकिन इसके बदले अंग्रेजों को कंपनी ने पेशवा को पेंशन देना स्वीकार कर लिया, यानी जो बंबई की अंग्रेजी सरकार थी ये वहां के पेशवा को पेंशन देना स्वीकार कर लिए। उसके बाद यहाँ देखिए क्या होता है, जब ये पेंशन वेंशन देना स्वीकार कर लेते हैं, तो एक थे फडणवीस थे, जिनकी 1800 में शायद मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर जो महादजी सिंधिया था, जिन्होंने पेशवा और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थता की थी, फडणवीस और महादजी सिंधिया के बीच यहाँ द्वंद्व पैदा हो जाता है। जब ये संधि हो जाता है उसके पश्चात की अब बात की जा रही है, तो महादजी सिंधिया और किसके मध्य, क्या बोलते हैं, फडणवीस के बीच जो है द्वंद्व पैदा हो जाता है, और फिर 1800 ईस्वी में जो है फडणवीस की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद फिर अगला जो स्वेच्छाकारी जो वहाँ का शासक बनता है पेशवा का, याद रखिएगा, फिर जो यहाँ शासक बन जाता है पेशवा की तरफ से,
शासक जो बनता है तो वो याद रखिए बनता है बाजीराव द्वितीय। कौन बन जाता है? बाजीराव द्वितीय। शायद ये 1795 से लेकर 1818 तक रहता है जहां तक मैं याद, जबकि मतलब फडणवीस जिंदा थे तभी ये वहां से स्वेच्छा से अपने शासक बन जाता है बाजीराव द्वितीय, और फिर 1800 में जो है फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। तो पेशवा जब ये बाजीराव द्वितीय बनता है शासक, तो ये चाहता है कि जो कौन थे, होलकर थे और सिंधिया, इनके बीच जो ये झगड़ा लगाना चाहता था। ये बहुत ही चालाक था, तो ये पेशवा और उनके बीच जो है सिंधिया के बीच झगड़ा लगाना चाहता था। और ये खुद चाहते थे कि इन दोनों के बीच ना सॉरी, ये तो खुद पेशवा था ना, पेशवा मैं गलत बोल दी, ये होलकर और सिंधिया के बीच, किसके बीच? होलकर और सिंधिया के बीच झगड़ा लगाना चाहता था। और सिंधिया और होलकर खुद चाहते थे कि पेशवा उनके प्रभाव में आ जाए। फिर क्या होता है आगे, जब ये बात होती है तो पेशवा किसके साथ मिलकर? सिंधिया के साथ मिल जाता है, क्योंकि आप सभी देखते हैं कि युद्ध में कुछ भी नहीं पता, अभी ये इनके साथ संधि करेंगे, कल उसके साथ कर लेंगे, मतलब जहां लाभ दिखे वहां। इसीलिए युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज माना जाता है, जहां लाभ दिखेगा वो वहां चले जाते हैं। तो फिर क्या करता है पेशवा? 1801 में जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर देता है। जो होलकर था उसका भाई था, उसकी हत्या पेशवा द्वारा की जाती है, और होलकर ने पूना पर आक्रमण कर दिया। अब जब इसके भाई की हत्या हो जाती है तो होलकर गुस्से में आकर पूना पर आक्रमण कर देता है। उस समय पेशवा और सिंधिया एक साथ थे, याद रखिएगा। जब उसके भाई की, होलकर के भाई की हत्या हुई तब पेशवा और जो सिंधिया थे एक साथ थे। तो होलकर नाराजगी में आके अपने मतलब बदला लेने के लिए पूना पर आक्रमण कर देता है, और पेशवा तथा सिंधिया के सेनाओं को पराजित कर ये पूना पर अधिकार भी कर लेता है। याद रखिएगा, अब पूना पर किसका अधिकार हो जाता है? तो अब पूना पर होलकर का अधिकार हो जाता है, पेशवा का अब वहां पूना पर अधिकार नहीं रह जाता है, और सिंधिया और पेशवा जो है एक तरफ अभी थे। अब क्या होता है, बाजीराव जो द्वितीय था, जो कि मैंने बताया लगभग शायद 1795 से 1818 तक शासन करता है, ये क्या करता है, भागकर बेसिन नहीं है बसीन में शरण ले लेता है। जब पूना पर अधिकार उसका हो जाता है, किसका अधिकार हो जाता है? होलकर का। तो बाजीराव द्वितीय भागकर कहाँ चला जाता है? बसीन में। और फिर ये मजबूर होके 1802 में अंग्रेजों से एक संधि करता है, जिसे हम बसीन की संधि कहते हैं। बेसिन यहाँ टाइपिंग एरर है, बसीन की संधि, क्योंकि अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है, ये भागकर बसीन जाता है और विवश होकर अंग्रेजों से एक संधि करता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बसीन की संधि। अब देखते हैं बसीन की संधि में क्या मुख्य बातें थी। तो बसीन की संधि में पेशवा को पूना में अंग्रेजी पैदल सेना को रखना स्वीकार करना पड़ा। अब देखिए क्या क्या करना पड़ा पेशवा को। पहले तो पूना में अंग्रेजों की जो पैदल सेना होगी, मतलब जो सेना होगी, उन्हें रखना स्वीकार करना पड़ा। इसके अतिरिक्त पेशवा को पुनः सूरत नगर कंपनी को सौंपनी पड़ी। शुरू में देखे थे जब अंग्रेज सूरत पे आए थे तो वहां मराठों ने उनसे युद्ध किया था, लेकिन पुनः जो है अंग्रेजों को ही, इन्हें जो बंबई अंग्रेजी सरकार थी, वापस सूरत देना पड़ा बसीन के संधि के बाद, यानी कि इसे पेशवा को देना पड़ा। और गुजरात तथा तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत में कृष्णा की जो सहायक है, तुंगभद्रा नदी के द्वाब क्षेत्र में अंग्रेजों को सौंप दिया। यानी गुजरात का क्षेत्र और इस बीच द्वाब क्या होता है, जियोग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम द्वाब कहते हैं। तो इस रीजन को, उस द्वाब क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा पेशवा को। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने, यानी पेशवा को अब किसी भी राज्य से अगर संबंध स्थापित करने हो तो उसे सबसे पहले अंग्रेजों से पूछना पड़ेगा। वो अपनी इच्छा से किसी भी देश के राजा के साथ जो है अब संबंध स्थापित नहीं कर सकता, जैसे कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही सहायक संधि में भी देखने को मिलता है। तो संबंध स्थापित करने का अधिकार पेशवा ने कंपनी के अधीन कर दिया। अब कंपनी चाहेगी जिससे उसी से ये या तो मित्रता कर सकता है या फिर शत्रुता कर सकता है। उसके अलावा इसके अतिरिक्त निजाम से चौथ न लेने, जो निजाम थे हैदराबाद के निजाम, उनसे चौथ नहीं लेगा अब ये
क्योंकि आप जानते हैं मराठों में चौथ का जो प्रचलन था, राजस्व का 1/4 भाग, और सरदेशमुखी, तो ये चौथ बोलता है कि नहीं लेना है। और जो गायकवाड़ थे इनसे युद्ध न करने का वचन। देखिए कितने पॉइंट हुए, एक तो सूरत नगर कंपनी को देनी पड़ी, अंग्रेजी सेना को पूना में रखना पड़ा, इसके अतिरिक्त गुजरात और तुंगभद्रा नदी का जो दोआब क्षेत्र है अंग्रेजों को देना पड़ा। अब किसी भी राज्य से चाहे आपको शत्रुता करनी हो, मित्रता करनी हो, वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ही तय करेगी। इसके अलावा निजाम से चौथ नहीं लेना था और गायकवाड़ से कोई युद्ध नहीं करे। ऐसे इतने सारे वचन जो हैं बाजीराव द्वितीय यानी पेशवा का जो था उसे लेना पड़ा बसीन की संधि के तहत। अब आगे देखते हैं, तो यही तक बसीन की संधि के तहत ही जो है जो प्रथम आंग्ल मैं बोल दे रही हूँ, हाँ सॉरी, प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध की समाप्ति हम मानते हैं। और इसी संधि से कहीं ना कहीं द्वितीय आंग्ल मराठा की नींव पड़ जाती है। अगर द्वितीय आंग्ल मराठा का तात्कालिक कारण कभी पूछा जाए, सॉरी ये तो तीन, हाँ तात्कालिक कारण पूछा जाए क्या था, तो वो आपका कहीं ना कहीं बसीन से की गई संधि ही थी। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की हम चर्चा करेंगे, जो कब से कब तक चला था, तो वो था 1803 से 1805 के बीच चला। इसमें क्या होता है, इसकी अगर पृष्ठभूमि देखिए, किसी भी घटना हो, किसी भी युद्ध के पीछे कई कारण माने जाते हैं। जैसे कि एक तो उसकी जो है पृष्ठभूमि क्या रही, किस वजह से, कहाँ से उस युद्ध की नींव पड़ी। एक होता है उसका तात्कालिक कारण क्या है, जैसे कि इस युद्ध का तात्कालिक कारण कहीं ना कहीं बसीन की संधि ही थी, क्योंकि जो है मराठा जो थे इस संधि से असंतुष्ट थे और इसे अपनी अपमान मानते थे, क्योंकि सारे कुछ मराठा हार गए थे, तो इस संधि से वे असंतुष्ट थे। सामाजिक कारण होता है, राजनीतिक कारण होता है, उसके बाद अलावा सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक हर कारण होते हैं। तो इसका अगर पृष्ठभूमि कहा जाए तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्राथमिक रूप से भारत में फ्रांसीसियों को रोकने के लिए जो लॉर्ड वेलेस्ली का प्रयास था, कहीं ना कहीं यही कारण माना जाता है इस युद्ध के शुरू होने की। और तात्कालिक कारणों में वो होता है बसीन की संधि। इसमें क्या होता है, सितंबर 1803 में ऑर्थर वेलेज़नी ने सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना को पराजित किया। हुआ था क्या कि सिंधिया और भोसले की तरफ से शायद भोसले की तरफ से रघुनाथ कोई थे भोसले, और सिंधिया की तरफ से अगर मैं याद कर पा रही हूँ तो अभी मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, बताऊंगी। दो लोग थे, यानी पहले तो सिंधिया और भोसले ने अंग्रेजों के लिए एक संयुक्त मोर्चा तय किया। किसने मिलकर, सिंधिया और भोसले दोनों ने अंग्रेजों के लिए एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया। लेकिन अंग्रेज क्या किए कि उत्तर भारत की तरफ से ऑर्थर जो वेलेज़ली था वो नेतृत्व कर रहा था, और दक्षिण भारत से जो नेतृत्व कर रहा था, याद रखिएगा, जनरल नेक, नहीं सॉरी मैं गलत बता दी, ऑर्थर वेलेज़ली जो था दक्कन से नेतृत्व कर रहा था। अंग्रेजों में जो दक्कन का नेतृत्व कर रहा था वो ऑर्थर, और उत्तरी भारत का जो नेतृत्व कर रहा था वो था जनरल लेक, सेनापति जनरल लेक द्वारा किया जाता था। तो पहले तो सिंधिया और भोसले ने संयुक्त मोर्चा तैयार किया था, लेकिन अंग्रेज उसे पलट देते हैं और सितंबर 1803 में ऑर्थर वेलेज़ली सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना को पराजित कर देती है, जिसके पश्चात जो है जनरल लेक ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया, क्योंकि ये उत्तरी भारत का नेतृत्व कर रहा था, उत्तरी भारत का नेतृत्व कर रहा था। तो इसने कहां पर, दिल्ली और आगरा पर जो है कब्जा कर लिया। हाँ, सिंधिया और भोसले हैं, तो शायद सिंधिया में था दौलत राव सिंधिया और भोसले में जो था वो रघुजी भोसले। सिंधिया की तरफ से जो याद रखिएगा, भोसले की तरफ से था रघुजी और सिंधिया की तरफ से था दौलत राव। जो दौलत राव सिंधिया था, इसने जो है इन दोनों ने जो है नेतृत्व किया था।
अब होता है कि भोसले और सिंधिया को विवश होकर अंग्रेजों से वर्ष 1803 में 2 संधियां करनी पड़ती है दोनों को, क्योंकि ये तो हार जाते हैं। अब हारने के पश्चात क्या होता है, ये विवश होकर अंग्रेजों से 2 संधियां करते हैं। तो एक करते हैं देवगांव की संधि और एक सुरजी अर्जन गांव की संधि। कौन कौन सी? 2। इसीलिए मराठा वाले में अगर सवाल पूछा जाता है तो कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें इतनी सारी संधियां हुई हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन प्रथम में लास्टली याद रखिएगा जो संधि हुई थी वो बसीन की संधि को हम मानते हैं। खैर वैसा ऑप्शन दिया रहेगा या फिर टाइम पीरियड के अनुसार पूछा रहेगा, आपसे संधि पूछी जाएगी तो शायद आप आसानी से कर सकते हैं। और होलकरों से उन्होंने कौन सी संधि की 1805 में? तो राजपुर घाट की संधि। यहाँ देखिए 3 संधियाँ होती है, यानी भोसले, सिंधिया और होलकर तीनों से संधि होती है। 3 में 1803 में 2 संधियां होती है, देवगांव की संधि और सुरजी अर्जन गांव की संधि। और वहीं 1805 में होलकर से कौन सी संधि होती है? राजपुर घाट की संधि होती है। तो ये बात याद रखिएगा। हाँ, यहां तक हमने देखा। नेक्स्ट, अब इसके बाद जब द्वितीय खत्म हो गया 3 संधियों के पश्चात, तो अब बात हो रही है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की। किसकी बात की जा रही है? तृतीय आंग्ल मराठा, जो कि 1816 से लेकर 19 के बीच चला था। इस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण अगर पूछा जाए तो जो सबसे तात्कालिक कारण था वो था गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स दमनात्मक नीतियां। क्योंकि इस समय तक कौन गवर्नर जनरल था? वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसकी जो दमनात्मक नीतियां थी, कुछ नीतियां इन्होंने लाई थी, उसी की वजह से कहीं ना कहीं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है शुरू हुआ। हमने पहले ही देखा हेस्टिंग्स ने पेशवा से भी, सिंधिया से भी और भोसले से भी अपमानजनक संधियां करने पर बाध्य कर दिया था। इन तीनों से पहले ही जो है संधि हो चुकी थी, पेशवा, सिंधिया और भोसले के साथ। इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि अंग्रेजों ने पेशवा को कुर्की, भोसले को सीताबर्डी और होलकर को महिदपुर नामक स्थान पर परास्त कर दिया। जब युद्ध हुआ जब आंग्ल मराठा के समय जो युद्ध हुआ था, तो उसमें पेशवा कहाँ पर पराजित हुआ था? कुर्की में। भोसले कहाँ से? सीताबर्डी में। और होलकर पराजित जो हुए थे महिदपुर में, जो है होलकर पराजित हुए थे। तो याद रखिएगा कि इस तीनों युद्ध में अंततः जिसकी जीत हुई तो वो अंग्रेजों की ही, क्योंकि यहां देख रहे हैं कि अंग्रेजों ने ही अंततः जीत किसने हासिल की? तो वो हासिल की अंग्रेजों ने। पेशवा अंग्रेजों से पराजित हुआ और आत्मसमर्पण कर दिया। अब पेशवा मतलब विवश होकर जब हार भी गया, संधि भी कर ली, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो आत्मसमर्पण करके अंग्रेजों के शरण में चला गया। और फिर क्या होता है? परिणामतः दोनों के बीच जो लास्टली होती है वो होती है पूना की संधि। तो अगर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में आपसे पूछा जाए कि कौन सी संधि हुई थी, तो याद रखिएगा पूना की संधि। इसमें क्या होता है? पूना की संधि होती है और यहीं से पेशवा का अंत हो जाता है। ये फिर पेंशन भोगी हो जाते हैं। पेशवा जो होते हैं पेंशन भोगी। जब हम मराठा के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हम विस्तार से इस बात की चर्चा करेंगे, कैसे कैसे इनका क्रम था और फिर ये कैसे पेंशन पे जाते हैं, इसके बाद फिर कौन कौन से जो है विवाद उत्पन्न होते हैं। तो बाजीराव जो द्वितीय, क्योंकि अभी बाजीराव द्वितीय ही था, हमने चर्चा की शायद 1818 तक था। बाजीराव द्वितीय को पूना का प्रदेश कंपनी में विलय कर दिया। बाजीराव द्वितीय का जो पूना का प्रदेश था ये तो पहले ही भाग गया था और बसीन में भी अंग्रेजों से संधि कर ली थी, तो पूना का प्रदेश कंपनी ने अपने में विलय कर लिया, यानी अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। इसके अतिरिक्त मराठा राज्यों में जो सिंधिया थे, होलकर थे, भोसले थे और गायकवाड़ की राजनीतिक और सैनिक शक्ति को कम कर दिया गया। इन चारों की जितनी भी जो भी राजनीतिक और सैनिक शक्तियाँ थी उसे कमज़ोर कर दिया अंग्रेजों ने, उसे कम कर दिया। क्योंकि जैसे ही आपकी राजनीतिक और सैनिक शक्तियाँ कम की जाएंगी, आप कमज़ोर पड़ जाएंगे और उसके बाद अंग्रेजों के निरीक्षण में शासन करने का अधिकार दे दिया। यानी ये अब विवश हो गए कि ये इनका जो अंग्रेजों के निरीक्षण में ही अब ये जो है अपने यहाँ शासन करेंगे।
और संधि के बाद, यानी किस संधि की बात हो रही है, पूना की संधि के बाद पेशवा का पद 1818 में समाप्त कर दिया जाता है और बाजीराव द्वितीय को कंपनी का पेंशनर बनाकर बिठूर भेज दिया जाता है। कहाँ है बिठूर, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर में, यूपी में जो कानपुर है वहां पर है बिठूर, और बाजीराव द्वितीय को वहां पर ही पेंशन भोक्ता बनाकर भेज दिया जाता है। तो यहां तक हमने कहानी समझी किसकी, आंग्ल और मराठों के बीच जो 3 मुख्य युद्ध हुए थे और उनके बीच जो मुख्य संधियां हुई थी उनकी भी हमने एक एक कर चर्चा की, और लास्टली हमने क्या देखा कि जीत अंततः अंग्रेजों की ही हुई। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आज के ही सेशन के अगले टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका आंग्ल और सिखों के बीच जो संघर्ष हुआ उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। हाँ, यहाँ एक बात और कि जो मराठा शक्ति पराजय क्यों हुआ इसके कुछ कारणों को हम जान लेते हैं। ऐसे जो कारण हैं आपको मेंस में कई बार पॉइंट में लिखे जा सकते हैं, या कभी एक दो स्टेटमेंट में कुछ सवाल पूछे क्या ये वजह उनके पराजय की थी, तो आप आसानी से सॉल्व कर सके। तो हम एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। आर्थिक विषमता जो थी उन दो मराठे और अंग्रेजों के बीच, ये एक वजह थी। विकेंद्रीकरण, इसके अलावा परस्पर विश्वास का अभाव, मराठों में जो था आपसी ही विश्वास का, या फिर पूना के क्षेत्र में ये लोग जो थे होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, इनमें आपसी ही जो विश्वास का अभाव था, ये भी कहीं ना कहीं वजह थी जो अंग्रेजों की जीत हुई। दोषपूर्ण आर्थिक जो संगठन बने बिना ही विचार किए, उनमें जो कमियां थी उस वजह से। दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था जो थी, इनकी कमजोर सैन्य व्यवस्था, उसमें जो कमियां थी ये वजह थी। सुदृढ़ शासन व्यवस्था का जो अभाव था ये था। आत्मनिर्भरता का अभाव, ये लोग कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर नहीं थे। उग्र राष्ट्रीयता का अभाव, योग्य नेतृत्व का, कोई भी जो इसमें था नेतृत्व करता जो था वो योग्य नहीं था। और अंग्रेज शक्ति की सर्वोच्चता जो थी, आप जानते हैं कि सबसे जो यूरोपियों में भी जो सबसे सर्वोच्च शक्ति या कौशल था सैनिकों में, या प्रशिक्षित थे, कुशल सैनिक थे, वो अंग्रेजों की, तो ये इनकी वजह थी। और जो संगठित इनकी सैन्य व्यवस्था थी या फिर आर्थिक जो मजबूती थी, ये कहीं ना कहीं वजह थी जिससे मराठों की हार होती है और अंग्रेजों की जीत होती है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आंग्ल सिख संघर्ष। तो आंग्ल सिख को संघर्ष को समझने से पहले हम थोड़े से उससे पहले के इतिहास को समझते हैं। आप किसी भी घटना को समझने से पहले उसके थोड़े से पीछे में जाकर समझना होता है, तभी आप उस घटना के कारणों को, वजह को समझ पाते हैं। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जो कि 1780 से 1839 तक शासन करते हैं सिखों के और अंग्रेजों के बीच के युद्ध को। क्या होता है कि 1780 में इनका जो जन्म होता है 1780 में, याद रखिएगा ये शासन उससे नहीं करते हैं, जन्म होता है इनका 1780 में और ये शासन करना शुरू करते हैं 1792 में। 12 वर्ष की उम्र में जब सुकरचकिया के जो प्रधान थे महासिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मृत्यु पश्चात 12 वर्ष की उम्र में रणजीत सिंह को सुकरचकिया मिसल का प्रमुख बना दिया जाता। इससे पहले कौन था, तो याद रखिएगा इनसे पहले जो था महासिंह नाम था उनका। 1780 में जन्म हुआ, 1792 में ये शासन के लिए बैठते हैं। फिर ये क्या करते हैं, 1799 में रणजीत सिंह लाहौर पर कब्जा करते हैं और अपनी राजधानी किसे बनाते हैं, लाहौर को अपनी राजधानी बना लेते हैं। इसके अतिरिक्त 1802, किसी बुक में 1805 भी लिखा हुआ है, पर मेनली जो बहुत सारे सर्च करने पे 1802 ही दिखा रहा है। 1802 में अमृतसर पर भी अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त अगर कहा जाए तो कश्मीर पर, मुल्तान पर, पेशावर पर भी जो है रणजीत सिंह ने अधिकार कर लिया। इस दौरान कई स्थलों पे जो है उस जो पंजाब प्रांत है और सिंध प्रांत है उसके कई क्षेत्रों पर जो है रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। अब क्या होता है, अप्रैल 1809 ईस्वी में, इसे हम बहुत शॉर्ट में समझ रहे हैं, राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से जब इन्हें लगता है कि राज्य हमारे हाथ से चला जाएगा, तो सुरक्षा की दृष्टि से उस समय मेटकॉफ था, तो मेटकॉफ से ये अमृतसर की संधि कर लेते हैं। कौन सी, चार्ल्स जब मेटकॉफ था तो उससे ये
अमृतसर की संधि कर लेते हैं। और इस संधि के तहत होता जो है कि सतलज नदी को जो है दोनों राज्यों के बीच की सीमा मान ली जाती है। अंग्रेजों और ये जो इनका प्रांत था सुकरचकिया प्रांत, इसके बीच की जो सीमा मानी जाती है किसे मान ली जाती है? सतलज नदी को। इसके पार जो होंगे अंग्रेजों का अधिकार होगा, उसके पार जो होगा वो रणजीत सिंह का अधिकार होगा। रणजीत सिंह को वर्ष 1814 में अफगानिस्तान के शासक ने कोहिनूर भेंट दिया। वो भी किसकी मदद से इन्हें मिला? तो ये जो अब्दाली का पौत्र था, शायद शाह सुजा नाम था उनका, उसी की सहायता से उसे जो है अफगानिस्तान से कोहिनूर भेंट मिलता है। वैसे इसे नादिर शाह द्वारा लाल किले से लूट कर ले गया था। कोहिनूर जो हीरा था उसे किसने लूट के ले गया था? तो वो नादिर शाह जो था, आक्रमण किया था, तब वो लाल किले से इसे लेकर चला गया था। तो 1814 में रणजीत सिंह को वापस वो मिलता है। रणजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने सेना को यूरोपीय तर्ज पर ही प्रशिक्षित किया था और इनकी जो सेना थी एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज मानी जाती थी। पहली तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी ही, इसके बाद जो दूसरी सबसे अच्छी सेना यानी कि प्रशिक्षित, कौशल, संगठित मानी जाती थी वो मानी जाती थी रणजीत सिंह की। उसके बाद क्या होता है? अयोग और राजनीतिक, क्योंकि इनकी जो मृत्यु होती है, हमने देखा 1839 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके मृत्यु पश्चात अयोग राजनीतिज्ञों और महत्वाकांक्षी सेनापतियों के कारण जो 1845 से 49 का जो 4 साल होता है, इसी मध्य जो है दोनों जो है आंग्ल सिख संघर्ष होते हैं या युद्ध होते हैं। देखिए सिर्फ 4 वर्षों में अयोग्य राजनीतिकों और महत्वाकांक्षी जो सेनापति है सबको अपनी सिर्फ चाहत है, उन्हें नहीं फर्क पड़ता जो शासन है। तो इस वजह से मात्र 4 वर्षों में ही जो है सिखों का 2 युद्ध होता है, अंग्रेजों से सामना करना पड़ता है और अंततः किसकी हार हो जाती है? सिखों की हार हो जाती है। जब हम देखेंगे कि ये लोग भी पेंशन भोक्ता बनकर इंग्लैंड चले जाते हैं और कोहिनूर वापस किसके हाथ में चला जाता है? वो अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। 1-2 पॉइंट और भी कहें तो एक फ्रांसीसी यात्री था, विक्टर जाकमा नाम था। विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना किसने से की थी? तो याद रखिएगा इसकी तुलना उन्होंने नेपोलियन से की थी। किससे? नेपोलियन से। तो यहाँ तक हमने थोड़ी सी जानकारी रणजीत सिंह के बारे में ली। अब हम चर्चा कर रहे हैं आंग्ल जो संघर्ष हुआ था, यानी अंग्रेजों और क्या बोलते हैं सिखों के बीच जो संघर्ष हुआ उनकी अब हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो आंग्ल सिख संघर्ष की बात वहीं 4 वर्षों के अंदर ही जो है 45 से 49 के मध्य जो है 4 वर्षों में ही 2 बार अंग्रेजों और सिखों के बीच जो है संघर्ष होता है और सिख लास्टली जो है पराजित हो जाते हैं और वो कोहिनूर भी उनके हाथ से चला जाता है और वे फिर पेंशन भोक्ता बन के कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड हार्डिंग था और अंग्रेजी सेना कौन थी? तो सर ह्यूगफ। सर ह्यूगफ जो था अंग्रेजों की तरफ सेना का जो मुख्य सेनापति था वो था और जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। अंग्रेजी सेना और सिखों के मध्य सितंबर 1845 में, याद रखिएगा 45 और 46 के बीच कई युद्ध हुए सिखों और अंग्रेजों के बीच, जिसमें मैंने थोड़ा विस्तार से लिख दिया है। तो सितंबर 45 में मुदकी में, दिसंबर 45 में यानी 1845 में फिरोज शाह में, जनवरी 1846 में बदोवाल में और अलीवाल में। 2 जगह उस समय होता है, जनवरी 1846 में बदोवाल में और आलीवाल में। और अंततः जो मेन होता है जिसे हम निर्णायक युद्ध मानते हैं सिखों और अंग्रेजों के बीच प्रथम, तो वो होता है फरवरी 1846 में सबराओं की लड़ाई और इसे ही सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। इससे पहले भी देखिए 4-5 युद्ध हुए पर जो सबसे निर्णायक युद्ध हुआ वो हुआ सबराओं का युद्ध, जो कि फरवरी 1846 में हुआ। इसके पश्चात क्या होता है? इस युद्धों के पश्चात मार्च 1846 में अंग्रेजों और सिखों के बीच कौन सी संधि हो जाती है? लाहौर की संधि हो जाती है। विवाद होना पड़ा नहीं, विवश होना पड़ा।
यानी कि सिखों को जो है हार जाने के बाद विवश होकर लाहौर की संधि करनी पड़ी। इस युद्ध में भी अंततः कौन से हारे थे? सिख हारे थे और अंग्रेजों की जीत हुई थी, और विवश होकर लास्टली इन्हें अंग्रेजों के साथ लाहौर की संधि करनी पड़ी। और इस संधि में क्या क्या हुआ? तो अंग्रेजों ने लाहौर, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, यानी कि जो लाहौर और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है अब उस पर किसका अधिकार हो गया? तो अब अधिकार हो गया अंग्रेजों का। इसके अतिरिक्त सतलज नदी से दक्षिण की तरफ के सारे क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया? वो अंग्रेजों का। सिखों को सौंपना पड़ा सतलज के दक्षिण का सारा क्षेत्र, किसे? अंग्रेजों को। इसके अलावा इस संधि के बदले अंग्रेजों ने दिलीप नहीं है, दलीप सिंह होता है, दलीप सिंह को महाराजा तथा लाल सिंह को वजीर, वजीर समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री को कहते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया। किसे? लाल सिंह जो है प्रधानमंत्री नियुक्त होता है और दलीप सिंह को महाराजा बनाया जाता है इस संधि के अंतर्गत ही। अब पंजाब की जगह लाहौर में सरकार की स्थापना हो गई। अभी तक जो सरकार थी वो अमृतसर पंजाब में थी, लेकिन अब सरकार जो कहाँ हो गई? लाहौर में स्थापित कर दी गई। लेकिन अंग्रेजों द्वारा राजा गुलाब सिंह को कश्मीर के कुछ क्षेत्र बेच दिए के कारण सिखों ने पुनः, अब क्या हुआ? ये जो संधि हो गई, जो शर्तें इसमें रखी गई, मान ली गई, उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने कश्मीर का कुछ क्षेत्र जो है वहाँ का राजा तो जो था राजा गुलाब सिंह, उस समय कौन राजा था? राजा गुलाब सिंह को बेच देते हैं। और इस वजह से सिख इसे अपने संधि का अपमान मानते हैं और फिर से युद्ध कर देते हैं, क्योंकि संधि में ये बातें नहीं थी। क्योंकि कश्मीर भले ही अंग्रेजों के हाथ गया था पर उसे बेचने का अधिकार नहीं था, और इस बात से सिख अपना बदला लेने के लिए या नाराजगी में फिर से युद्ध करते हैं। और युद्ध पश्चात क्या होता है? फिर दिसंबर 1846 में, टाइपिंग एरर है यहाँ से जाता, दिसंबर 1846 में भैरोवाल की संधि होती है। देखिए, यानी दो संधियां होती है। पहले जो होती है वो लाहौर की संधि होती है, और जब द्वितीय लड़ाई होती है तो फिर कौन सी संधि होती है? भैरोवाल की संधि। और इसमें जो है, इसमें भी जो है सिख जो है हार जाते हैं। भैरोवाल की संधि होती है जिसके अंतर्गत राजा दलीप सिंह को वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना को लाहौर में तैनात कर दिया। यानी जब तक दलीप सिंह वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना को कहां पर तैनात कर दिया? लाहौर में तैनात कर दिया। इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र में, यानी जो सिखों का क्षेत्र था, वहां कहीं भी ब्रिटिश सेना जो है तैनात हो सकती थी, मतलब सुरक्षा के लिए। इसके अलावा जो सिखों की एक परिषद बना के अंग्रेजों के संरक्षण में कार्य करना, मतलब उनके कार्यों को करने के लिए एक सिख परिषद की भी जो है गठन की जाती है। अब होता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम खत्म हो गया किस संधि के साथ? तो भैरोवाल की संधि के तहत जो है फिर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त होता है, और फिर शुरू क्या होता है? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अब इसमें ये होता है 1848 से 49 के बीच। ये कौन सा शुरू हुआ था? तो ये हमने देखा प्रथम जो था 45, तो यही कहा गया था कि 45 से 49 4 वर्षों के अंतर्गत ही सिर्फ जो है दोनों युद्ध हो गए, और सिख पराजित होकर पेंशन पे कहाँ चले गए? इंग्लैंड। और अंग्रेजों का जो है वर्चस्व और दिन प्रतिदिन भारत में बढ़ता गया। इस युद्ध के समय अब गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी हो गया था। कौन था? तो याद रखिएगा, द्वितीय समय जो था, पहले में हार्डिंग था, द्वितीय में डलहौजी आ गया था। और लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि सिखों के लिए पूर्ण रूप से अपमानजनक थी, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों में एक तो सिख ही हारे थे और पूरी तरह सब कुछ जो भी मनमानी करना चाहते थे वो अंग्रेजों ने जो चाहे वो तय कर लिया। तो इस बात से सिख ऑलरेडी नाराज थे और वो इसे अपना अपमान मानते थे। इसके बाद क्या हुआ? और इसे स्वीकार कर पाना उनके लिए जो था असंभव था, क्योंकि लगभग वो बहुत कुछ अपना हार चुके थे। तो उनके लिए जो ये क्षेत्र जो था, मतलब इस संधि को मानना जो था असंभव जैसा था। अब क्या होता है कि नवंबर 1848 में रामनगर का युद्ध होता है। फिर देखिए कौन कौन से युद्ध होते हैं। जैसे पहले में भी हमने देखा 4-5 युद्ध हुए थे, अब दूसरे वाले में भी
नवंबर 48 में रामनगर का युद्ध होता है। जनवरी 1849 में चिलियावाला का युद्ध होता है। और ये दोनों ही युद्धों का संबंध किससे है? आंग्ल सिख युद्ध से है। इन दोनों युद्धों का संबंध इसी से है। इसके पश्चात क्या होता है कि चार्ल्स नेपियर, याद रखिएगा, चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फरवरी 1849 में गुजरात के युद्ध में अंतिम रूप से सिख सेना को परास्त कर दिया। वो दोनों तो युद्ध हुआ ही हुआ, इसके अलावा एक और जो युद्ध हुआ द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय, वो हुआ गुजरात का हुआ। और इसी युद्ध में जो है सिख बुरी तरह परास्त हो जाते हैं, या बुरी तरह कह सकते हैं हार जाते हैं। और फिर जो है ये पेंशन पर कहाँ चले जाएंगे? आपको इंग्लैंड में। तो ये बुरी तरह जो है, और इसका नेतृत्व उस समय अंग्रेजी सेना का कौन कर रहा था? तो चार्ल्स नेपियर। मान लीजिए द्वितीय आंग्ल युद्ध या पूछा जाए गुजरात के युद्ध के समय कौन नेतृत्व करता था? तो याद रखिएगा चार्ल्स नेपियर, क्योंकि ऐसे सवाल जो हैं आपसे प्री में पूछे जाते हैं। अब क्या होता है? गुजरात युद्ध जीतने के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने मार्च 1849 में पंजाब को अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत विलय कर लिया। अब इसे क्या कर लिया? अब जिस तरह उन्होंने पूना को अपने क्षेत्र में विलय कर लिया था जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और मराठों की हार होती है, तो पूना को जो है अंग्रेजी राज्य में वो विलय कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार अब क्या करते हैं? ये पंजाब को भी अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत विलय कर लेते हैं। अब यानी कि पंजाब पे जो है अंग्रेजों का अधिकार पूरी तरह हो जाता है। और इसके बाद सिखों को सिर्फ कृपाण, क्योंकि पंच मकार के अंतर्गत उन्हें कृपाण रखने का जो अधिकार होता है, तो सिर्फ कृपाण रखने का ही है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का शस्त्रास्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सिर्फ और सिर्फ वो जो है कृपाण रख सकते हैं। महाराज जो दलीप सिंह थे, यानी उस समय वो पेंशन भोक्ता बनकर कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड। और इसी समय जो है कोहिनूर हीरा वापस उनके हाथ में चला जाता है और ब्रिटिश ताज जो है वहाँ का वहाँ लग जाता है। यानी जो कोहिनूर हीरा भारत के हाथ से निकलकर फिर कहाँ चल जाता है? उन्हीं के हाथों में, ब्रिटिश के हाथों में, और वहीं फिर ब्रिटिश ताज बन जाता है। और दलीप सिंह जो थे ये पेंशन पे कहाँ चले गए? इंग्लैंड। तो यहाँ हमने दोनों आंग्ल सिख युद्धों की चर्चा की, उनके बीच जो संधियाँ हुई उनकी भी हमने एक एक कर चर्चा की। तो अब कोई भी सवाल आपसे प्री में पूछा जाए, चाहे वो फैक्ट्स पूछा जाए या फिर स्टेटमेंट वाइज पूछा जाए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गई आज की क्लास के शुरू में। कल पढ़ाते वक्त फैक्ट्स में 10,580 के बदले जब मैं ऋग्वेद में ऋचाओं को बता रही थी तो 10,580 के बदले मैंने 10,058 लिख दिया है। तो इस चीज़ को सुधार लीजिएगा, क्योंकि जो ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या थी वो टोटल थी 10,580, ना कि 58,10,000। इसके अतिरिक्त एक ऑप्शन में खारवेल और सतवाहन दोनों दिया हुआ था, तो मैं गलती से ये बोल दी कि जो क्या बोलते हैं हाथी गुफा अभिलेख है उसका संबंध सातवाहन से है। जी नहीं, वहाँ खारवेल भी था। तो याद रखिएगा हाथी गुफा अभिलेख का जो संबंध है वो खारवेल से है, ना कि क्या बोलते हैं सातवाहन से। जो सातवाहनों से संबंध है वो नासिक अभिलेख है। तो ये दो मिस्टेक कल की क्लास में बोलते वक्त पढ़ाते वक्त हो गई थी, तो प्लीज़ आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि कई बार सारे फैक्ट्स हम याद नहीं कर पाते और पढ़ाते वक्त ध्यान पढ़ाने पे इतना ज़्यादा होता है कि कई बार बोलते बोलते फैक्ट्स गलत हो जाते हैं या फिर लिखते वक्त, तो प्लीज़ उसे सुधार लीजिएगा। अब हम अपने आगे की चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम जो चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में नेक्स्ट टॉपिक की, वो है जो अन्य युद्ध और संधियाँ हुई है उनको भी हम थोड़ी देर देख लेते हैं, क्योंकि कई बार आपसे एग्जामिनेशन में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि इस युद्ध के बीच कौन सी संधि हुई थी या ये युद्ध जो है कब किया गया था। तो चलिए अब देर न करते हुए हम देखते हैं अन्य युद्ध तथा उनके मध्य जो संधियाँ की गई। तो पहला है आंग्ल नेपाल युद्ध, यानी अंग्रेजों और नेपालियों के बीच जो युद्ध हुआ वो हुआ था 1814 से 16 के बीच, जिसमें 16 में संधि। देखिए संधि को याद रखने का एकमात्र तरीका है जो लास्ट डेट है, यानी जब से जब वो हुआ तो लास्टली जो होती है, लास्ट जब वो युद्ध होता है उसी समय संधि होती है, तो वो संधि मानी जाती है। यह युद्ध
लॉर्ड हेस्टिंग्स और नेपाल के गोरखाओं के मध्य हुआ था। जो नेपाल के गोरखा होते हैं उनके मध्य जो है, गोरखा समुदाय के मध्य हुआ था। और इसमें अंततः 1816 में, क्योंकि 16 तक ही चली थी, तो संधि कब होती है, जब लास्ट होती है, तो 1816 में कौन सी संधि हुई थी, तो सुगौली की संधि। और ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है और आगे भी ये जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो जिसमें अंततः सुगौली की जो है संधि होती है। तो इस संधि में क्या शर्तें रखी गई हैं, इस पर भी हम एक नजर देख लेते हैं। अंग्रेजों को गढ़वाल और कुमाऊं के किले तथा तराई का अधिकांश भाग दिया गया। आप जानते हैं तराई का क्षेत्र क्या होता है, ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे तराई क्षेत्र के बारे में। शिवालिक के नीचे जो होता है भाबर क्षेत्र पहले आता है, जिसमें मोटे मोटे कंकड़ वगैरह होते हैं, इसलिए वो अनउपजाऊ होता है और उसमें सिर्फ पेड़ और झाड़ियां ही देखने को मिलते हैं। और उसके नीचे का जो क्षेत्र होता है, जो चिकनी मिट्टी गाद वगैरह से बनी होती है, क्ले वगैरह से, वो तराई का क्षेत्र कहलाता है, जो दलदल वगैरह होता है और वो काफ़ी उपजाऊ होता है। धान और गन्ने की दृष्टि से देखें तो तराई का क्षेत्र जो होता है वो काफी उपजाऊ होता है। तो उसकी बात हो रही है तराई का अधिकांश, यानी कि अगर ये शिवालिक का रीजन है तो पहले जो आएगा ये भाबर कहलाया जाएगा, मोटे बालू, और फिर जो चिकना सा स्मूथ सा रीजन आएगा, यानी ये जो रीजन हो जाएगा आपका तराई कहलाता है। नेपाल ने सिक्किम से अपने सभी ये अधिकारों को वापस ले लिया, यानी अब जो नेपाल था उसका सिक्किम पे कोई अधिकार नहीं रहता है, उसे अपने सारे अधिकार वापस लेने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त नेपाल की जो राजधानी काठमांडू है, यहाँ अंग्रेज रेजिडेंट तैनात करना, यानी अब काठमांडू में जो है अंग्रेजों की एक रेजिडेंट तैनात रहेगी। तो ये कुछ बातें जो हैं वो सुगौली की संधि में जो शर्तें रखी गई थी कुछ अंग्रेजों की तरफ से। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होता है प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध। वर्मा युद्ध याद रखिएगा, 3 आंग्ल वर्मा युद्ध भी हुए हैं और 3 आंग्ल अफगान युद्ध भी हैं, दोनों याद रखिएगा। अफगान के साथ भी 3 अंग्रेजों के युद्ध हुए हैं, वर्मा यानी कि जो आज का म्यांमार है वो भी जो है उसके साथ भी 3 युद्ध हुए हैं। तो पहला जो हुआ 1824 से 26 के मध्य, इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड एमहर्स्ट, और इसने मणिपुर और असम में बर्मा के प्रवेश को लेकर 1824 में युद्ध किया। यानी जो मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, मणिपुर असम में, वो बोला कि उस समय वर्मा जो है इस तरफ प्रवेश कर रहा था, तो उस समय उसने ये युद्ध शुरू किया। और इसमें क्या हुआ, वर्ष 1826 में यांडबू की संधि के साथ इस युद्ध को शांत किया जाता है, यानी ये जो समझौता होता है इसके साथ ही इस युद्ध को शांत कर दिया जाता है। और इस युद्ध में जो शर्तें रखी जाती हैं वो है युद्ध की क्षतिपूर्ति, यानी युद्ध में जितनी भी क्षतिपूर्ति है वो कौन भरेगा, तो बर्मा अंग्रेजों को 1 करोड़ रुपए भुगतान करेगा। यानी बर्मा जो है उस समय युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को 1 करोड़ रुपए जो है मुआवजा देता है, या कह सकते हैं कि भुगतान करता है। इसके अतिरिक्त अरकाना, यानी बर्मा का जो अरकाना क्षेत्र है, और तेनासेरिन, कौन सा क्षेत्र, तेनासेरिन प्रांत जो है वो ब्रिटिश को सौंप देता है, ब्रिटिश को देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन के साथ उसकी वाणिज्यिक संधि भी करनी पड़ती है, यानी व्यापारिक संधि उसे करनी पड़ती है। इसके अलावा बर्मा ने ब्रिटिश रेजिडेंट को रखने की अनुमति, यानी जिस तरह नेपाल में इन्होंने काठमांडू में ब्रिटिश रेजिमेंट तैनात करने की बात की थी, ठीक वैसे ही बर्मा में भी इन्होंने ब्रिटिश रेजिमेंट तैनात की। तो ये कुछ मुख्य शर्तें जो थी वो यांडबू की संधि के तहत रखी गई थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करते हैं, जो कब हुआ था, 1852 में। कब, 1852 में। इसमें क्या बातें हुई थी, तो इस युद्ध की मुख्य वजह अगर कहा जाए तो लॉर्ड डलहौजी, इस समय कौन था, लॉर्ड डलहौजी था, और इसकी विस्तारवादी नीतियों के अंतर्गत ब्रिटिश वाणिज्यिक नीति का परिणाम ही माना जाता है। मेनली क्या हुआ था कि डलहौजी बर्मा में जो उसके जंगली क्षेत्र थे, यानी जंगल के क्षेत्र थे, इसके अलावा उसकी जो इमारती लकड़ियां वहाँ उन जंगलों में थी उस पर अधिकार करना चाहता था, इसलिए ही ये युद्ध जो है वो शुरू हुआ था। डलहौजी बर्मा के जंगलों और वहाँ की इमारती
लकड़ियों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। इसी वजह से ये युद्ध शुरू होता है। और युद्ध में क्या होता है, जिसमें पेंगू बर्मा का एक क्षेत्र है, ये बर्मा के लोअर रीजन में होता है। लोअर, अगर मैं बात करूं तो पेंगू कहाँ है, लोअर बर्मा का एक क्षेत्र है। निचला जो बर्मा का रीजन है उसका पेंगू के क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो जाता है, यानी ब्रिटिश का अधिकार हो जाता है। ये जो है युद्ध बहुत लंबे समय तक नहीं चला था। अब हम अपने अगले तीसरा जो आंग्ल बर्मा युद्ध है उसकी चर्चा करते हैं। ये जो हुआ था ये 1885 की घटना है। और इसमें क्या हुआ था, इस समय जो गवर्नर था वो था डफरिन, गवर्नर जनरल डफरिन। डफरिन ने 1885 में ऊपरी बर्मा, ये लोअर बर्मा की बात है, जब पेगू जो है निचली बर्मा में, ये ऊपरी बर्मा पर आक्रमण करता है। और आक्रमण के पश्चात फिर है बर्मा का भारत में विलय कर लिया जाता है। अब देखिए बर्मा को ही पूरी तरह भारत में मिला लिया जाता है। फिर आगे जाके वो 1948 में जो है वो स्वतंत्र बनता है। कब, जनवरी 1948 में जाकर वो फिर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आता है। तो यहाँ तीनों, अब तक हमने तीनों आंग्ल बर्मा युद्ध की चर्चा कर ली। अब की जो चर्चा है हमारी अफगानिस्तान के साथ जो अंग्रेजों के युद्ध हुए थे उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 की बात है। गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड ऑकलैंड था इस समय। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इसी के समय जो है लड़ा गया था, यानी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड ऑकलैंड। इसकी प्रमुख वजह थी अंग्रेजों के रूसी साम्राज्य विस्तार की नीति से जो डर था उन्हें, कि अंग्रेजों के जो रूसी साम्राज्य विस्तार था उस नीति के डर की वजह से ही ये जो है युद्ध शुरू हुआ था। और इसमें हुआ क्या था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के अंत में आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 से 49 की एक श्रृंखला का जन्म हुआ। क्यों जन्म हुआ यहाँ चर्चा करते हैं, क्योंकि ये तो 42 में समाप्त हुआ और 1845 में जो है आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ था। 1839 में किसकी मृत्यु होती है, रणजीत सिंह की, हमने चर्चा की थी। तो अफगान युद्ध के समय रणजीत सिंह ने एक त्रिपक्षीय संधि हुई थी जिसमें रणजीत सिंह का कुछ योगदान था। और इसी वजह से कहा जाता है कि इस युद्ध से ही कहीं ना कहीं जाकर आंग्ल सिख युद्ध की जो है एक श्रृंखला जो है नींव जो है पड़ जाती है, क्योंकि इसमें एक कोई त्रिपक्षीय संधि हुई रहती है जिसमें कहीं ना कहीं रणजीत सिंह का भी सहयोग रहता है। फिर 1842 से 78 में अफगानिस्तान के प्रति अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया जाता है। अब 42 में जब समाप्त होता है तो 42 से 78, क्योंकि द्वितीय कब शुरू होता है, 1878 में। तो इस मध्य जो है अफगानिस्तान के प्रति अहस्तक्षेप की नीति, यानी हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, की नीति अपनाया जाता है। किसकी तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से। अब हम देख रहे हैं दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध, यानी द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1878 से लेकर 1880 के मध्य तक। इसमें क्या क्या घटनाएं हुई, तो इसमें जो पहली घटना हुई 1878 में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अंग्रेजों ने फिर से अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और यहाँ का जो राजा था उस समय, या जो शासक था शेर अली, ये अपनी राजधानी यानी जो काबुल है और उसके बाद जो अपना देश भी छोड़कर भाग जाता है। जब अंग्रेजों द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण किया जाता है तो जो वहाँ का शासक है पहले तो अपनी राजधानी काबुल और फिर अपना देश छोड़कर भाग जाता है। और फिर 1879 में ही उसकी जो है मृत्यु हो जाती है, किसकी, शेर अली की। और अंग्रेजों ने काबुल पर जो है कब्जा कर लिया। अब क्या होता है, जो शेर अली का बेटा होता है कौन है, याकूब खान, ये क्या करता है 1879 में शांति बनाए रखने के लिए, क्योंकि अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है, काबुल पे ऑलरेडी जो है अंग्रेजों का अधिकार हो चुका है। तो ये क्या करता है, शांति बनाए रखने के लिए कि ये क्या करता है, अंग्रेजों के साथ गंडामक की संधि करता है। किसका कर लेता है, गंडामक की संधि पर हस्ताक्षर कर लेता है और इससे उसे अमीर के रूप में मान्यता दी जाती है। वहाँ एक शासक के रूप में ही अमीर पद होता है।
उस पद के रूप में अंग्रेजों द्वारा यानी याकूब खान को मान्यता दे दी जाती है। और ये सब कुछ सिर्फ वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और अपने देश में व्यवस्थित तरीके से रहने के लिए ये संधि कर लेता है विवश होकर। लास्टली फिर क्या होता है, 1880 में रिपन ने गवर्नर जनरल के रूप में लिटन की जगह ले ली, क्योंकि 1880 से 84 तक फिर जो है रिपन आ जाता है, तो लिटन की जगह अब कौन आ जाता है, भारत का गवर्नर जनरल जो बन जाता है वो बन जाता है आपका रिपन। तो अब क्या होता है, अहस्तक्षेप की नीति पर वापस चला जाता है, यानी जो हस्तक्षेप वो करने लगे थे फिर से जाकर अफगानिस्तान में, रिपन के आते ही फिर से वो अफगानिस्तान में जो है हस्तक्षेप करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी संधि हो चुकी थी उसके बेटे के साथ, उसे वहाँ का अमीर का मान्यता दे दिया गया था, तो ये पीछे फिर हट जाते हैं। और कुछ अनियंत्रित स्थिति को देखते हुए फिर बाद में क्या होता है, वहाँ की स्थिति जो है अच्छी अफगानिस्तान की नहीं दिखती है, तो ये फिर क्या करते हैं, अफगानिस्तान को बफर स्टेट के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। क्या किया जाता है, बफर स्टेट। बफर स्टेट आप जानते हैं दो शत्रु देशों के बीच मध्य जो एक छोटा देश होता है, जैसे कि अगर बात की जाए तो चीन और भारत के बीच जैसे नेपाल एक देश है, वैसे उसे हम तो अफगानिस्तान को इन्होंने बफर स्टेट के रूप में स्वीकार कर लिया। तृतीय फिर आंग्ल अफगान युद्ध, थोड़ी चर्चा हम, क्योंकि हमारी क्लास लंबी जा रही है तो हम थोड़ा फास्ट करते हैं। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ, 1919 की घटना है। ये क्यों हुआ, तो इसकी अगर वजह पूछी जाए यानी पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार होता है, तो जो प्रथम विश्व युद्ध होता है कब से कब, 1914 से 18 के बीच, और जो एक और घटना हुई है रूसी क्रांति। ये सारी चीजें आप विश्व के इतिहास में पढ़ेंगे। तो जो रूसी क्रांति हुई थी 1917 की, इन दोनों ही युद्धों के प्रभाव से, प्रकोप से अफगानिस्तान सहित अधिकांश इस्लामी क्षेत्रों में ओटोमन टर्की के लिए मजबूत ब्रिटिश विरोधी भावना और समर्थन को जन्म दिया। जब ये दो घटनाएं होती है, कौन, प्रथम विश्व युद्ध और रूस की क्रांति, इस वजह से अफगानिस्तान के अतिरिक्त और भी जो इस्लामिक कंट्री थे उनमें ओटोमन टर्की के, क्योंकि उस समय जो टर्की था खुद को खलीफा मानता था, तो क्योंकि 19 में ही उनके खलीफा के पद को समाप्त किया जाता है जब सेवरेय की संधि होती है। ये सारी घटनाएं आप पढ़ेंगे विश्व जब इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ तो 19 तक तो आप जानते हैं वहीं पर खलीफा के पद को समाप्त किया जाता है, जिसका इस्लामिक कंट्री जो विरोध भी करते हैं। तो ओटोमन टर्की के मजबूती के कारण ये ब्रिटिश विरोधी भावनाओं और को समर्थन को जन्म देते हैं, और यहीं से कहीं ना कहीं जो है तृतीय अफगान यानी आंग्ल अफगान युद्ध की जो है नींव पड़ती है। अब क्या हुआ, इस घोषणा ने मई 1919 में अनिर्णायक तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध की शुरुआत की। मतलब कोई ऐसी वजह खास नहीं थी, अगर कहा जाए तो तृतीय अफगान युद्ध की कोई ऐसी खास वजह नहीं थी, फिर भी जो है एक ऐसे ही अनिर्णायक तरीके से ये युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इस लड़ाई में एक अप्रभावी अफगान सेना और प्रथम विश्व युद्ध में थकी ब्रिटिश भारतीय सेना के मध्य झड़पों की एक श्रृंखला। कोई बहुत जो है लंबी लड़ाई नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा संघर्ष की लड़ाई नहीं थी। एक तरफ अफगानी सेना थी, वो भी अप्रभावी थी, मतलब बहुत जो है तैयारी के साथ नहीं थी, और दूसरी तरफ प्रथम युद्ध अभी 18 में ही समाप्त हुआ था, तो यहाँ भी जो सेना थी थकी मंदी, वो सेना ऐसे ही बस एक युद्ध की जो है युद्ध शुरू हो जाती है। मतलब कह सकते हैं एक पूरी तरह से निर्णय के तहत ये युद्ध नहीं होता है, यानी कि पूरी तैयारी के साथ जो है ये युद्ध की शुरुआत नहीं होती है। और अफगानिस्तान की स्वतंत्रता की मान्यता में एक शांति संधि रावलपिंडी की संधि की जाती है। हस्ताक्षर होता है कि अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, क्योंकि वैसे ही ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों का इस पे अधिकार करना था, इतनी तैयारी के साथ ये युद्ध कर रहे थे, तो होता क्या है कि एक शांति व्यवस्था के लिए रावलपिंडी की संधि पर हस्ताक्षर किया जाता है। और अंततः होता क्या है कि अंग्रेजों ने एक रणनीतिक जीत देखी, क्योंकि डुरंड रेखा को अफगानिस्तान और ब्रिटिश राज के बीच सीमा के रूप में फिर से पुष्टि की जाती है। अब ये घटना बाद की आती है, क्योंकि ये तो बात की जा रही है कब की, 1900। तो इसी बीच
जब 1893 में डुरंड रेखा जो बनी थी वो कब की बनी थी? 1893 में। तो उसे ही ये अपनी एक रणनीतिक जीत कौन मान लेते हैं? अंग्रेज। जो डुरंड रेखा खींची गई थी जो इन दोनों के बीच उस समय मानी गई थी, क्योंकि अब तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उस समय तो वो भारत का ही पार्ट था। तो इसी को ये अपनी डुरंड रेखा को ही अपनी जीत मानते हैं। और फिर अफगानिस्तान ने विदेशी मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता और संप्रभुता के साथ एक कूटनीतिक जीत देखी। यानी जो अफगानिस्तान है इसी में अपनी पूर्ण स्वतंत्रता और संप्रभुता के साथ जो है अपनी जीत देखता है। तृतीय अंग अफगान युद्ध। अब एक है सिंध अभियान जो कि 1843 का है। गवर्नर उस समय कौन था? एलन बरो, गवर्नर जनरल। 1843 में सिंध को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। जो सिंध का अभियान हुआ था 1843 का, उस समय गवर्नर जनरल एलन बरो थे। और इसे फिर सिंध का जो क्षेत्र है उसे किस में मिला लिया जाता है? अंग्रेजों के साथ ही। जैसे कि पंजाब और पूना का विलय हुआ था, सिंध का भी जो है विलय 1843 में हुआ था। ये पहले की ही घटना है, यानी जो अफगान युद्ध शुरू हुआ था और उससे पहले की घटना है सिंध का विजय। तो आज की क्लास में इतना ही। आज जो हमारी क्लास हुई थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन कोई नहीं, आज हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया। तो ऐसे ही आप सभी मन लगाकर अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।